जय भारत एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। मैं हूं मिहिर शाह, अद्वैत अचीवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का है टिप्स एंड ट्रिक्स एपिसोड 2। तो आज का जो अपना सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लेने वाले हैं टॉप मिस्टेक्स बाय जीनीट एस्पिरेंट्स, उसका पार्ट 1। इस वीडियो के और 2-3 पार्ट्स आएंगे। तो अपना जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो का, जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो जेडब्ल्यू और नीट की प्रिपरेशन करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, लेकिन हम वही सिलेक्टेड मिस्टेक देखने वाले हैं जिसकी इफेक्ट सीधी उनके रिजल्ट पे पड़ती है, सीधी उनके करियर पे पड़ती है। तो आज हम टोटल 4 मिस्टेक्स की बात करने वाले। आप सोचोगे कि ना, हाँ, आपको ये वीडियो देख के लगेगा, अंत में आप देखना आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि हाँ, यही तो मैं गलती करता था, यही मेरी गलती हो रही थी, यार ये चीज सच में गलत है। आपको ऐसा भी कुछ फील होगा कि ना यार ये तो गलती है, सच में सर हमारी गलती है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज मिस्टेक। एकदम सिंपल देखते हैं कि मिस्टेक क्या है, गलती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये कोई विकिपीडिया या फिर डिक्शनरी की डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन स्पेशली आप लोग के लिए डिजाइन की गई डेफिनेशन है। जेडब्ल्यू नीट के एस्पिरेंट्स के लिए मिस्टेक क्या है, तो इट इज नॉट एन रॉन्ग एक्ट। कोई वो मतलब मिस्टेक कोई क्राइम नहीं है, कोई गलत नहीं है कुछ, बट इट इज एन एरर मेड रिपीटेडली इवन दो वी नो इट इज रॉन्ग। तो यहां पे मिस्टेक का मतलब क्या, हमें पता है कि हम ये चीज गलत है, फिर भी हम उसी चीज को बार बार कर रहे हैं, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, वो मिस्टेक है। समझ रहे हो? मिस्टेक एकदम सिंपल डेफिनेशन है, गलत है। एक बार करना मिस्टेक नहीं है, क्योंकि एक बार करके अगर आप उससे कुछ सीख जाओ तब तो वो मिस्टेक काफी अच्छी है, वो मिस्टेक तो आपके लिए वरदान समान है। लेकिन हाँ, वही चीज गलत है, आप वही चीज बार बार करो, तब वो मिस्टेक कहलाती है अपने जी नीट के प्रिपरेशन के टर्म्स में सोचा जाए तो देखते हैं पहली मिस्टेक क्या है। सबसे पहले मिस्टेक देखना, यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं है, ध्यान रखो कि हाँ ये मिस्टेक नंबर 1, ये मिस्टेक नंबर 2, ऐसा कोई रैंकिंग नहीं है। सारी मिस्टेक अपनी जगह पे इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, सबका अपना अहमियत है, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली मिस्टेक होती है नॉट फोकस ऑन ईच सब्जेक्ट इक्वली। सबसे पहला स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है कि भाई मैं नीट का हूं, मुझे बायोलॉजी सबसे पसंद है, फिजिक्स तो मैं फिजिक्स से बहुत दूर भागता हूं, फिजिक्स मुझे जरा ही पसंद नहीं है। मैं मैथ्स का विद्यार्थी हूं, मुझे केमिस्ट्री जरा ही पसंद नहीं है, फिजिक्स मैथ मुझे अच्छा आता है। ज्यादातर ये सिनेरियो रहता है। या फिर कोई और भी, जैसे किसी का मैथ्स अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छा, फिजिक्स बुरा हो, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज नॉट फोकस ऑन सब्जेक्ट इक्वली, तो ये आपकी मिस्टेक है। आप तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस नहीं करते, वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक मिस्टेक है। उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। नीट में आपको लगेगा सर बायो का तो वेटेज डबल है, लेकिन बायो के भी 2 पार्ट है, जूलॉजी, बॉटनी। तो ऐसे नीट के 4 सब्जेक्ट सोचो, तो चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। जेडब्ल्यू में तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, ये चीज हो गई। प्लस सिलेक्शन में 2 सब्जेक्ट से कभी भी आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अब आपके 2 सब्जेक्ट कितने भी पावरफुल हो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट के दम पे आपका अच्छा रैंक या अच्छा स्कोर आना पॉसिबल नहीं है। तो आपको बस सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिंपल आपको तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझना है कि तीनों सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, तीनों सब्जेक्ट का अपना रोल है। तो बस इतना चीज समझने की जरूरत है। और दूसरा ये ध्यान में रखो कि 2 सब्जेक्ट के दम पे आपके मार्क्स या आपका स्कोर या आपका अच्छा रैंक आने वाला नहीं है। आपको तीनों सब्जेक्ट में इक्वली मेहनत करना है, तीनों सब्जेक्ट में इक्वली फोकस करना है, तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली टाइम स्पेंड करना है, तब जाके आपका स्कोर अच्छा होगा, आपका रैंक अच्छा आएगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वही सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते जो उनको पसंद हो। तो ये तो और बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी आता है, आपको पसंद है, उसमें आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, जबकि ज्यादा टाइम देने की जरूरत किसको है? आप सिंपल लॉजिकली सोचो, जिस चीज में आप वीक हो उससे टाइम ज्यादा देना है कि जिस चीज में आप स्ट्रांग हो उससे ज्यादा टाइम देना है। अगर आपको इंप्रूव होना हो तो सीधी बात है, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको आपको ज्यादा टाइम देना है। यानी ये सबसे पहले मिस्टेक है, हमें तीनों सब्जेक्ट पे, तीनों पे इक्वली टाइम स्पेंड करना है, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंट देना है, तीनों में इक्वली प्रिपरेशन करनी है। हाँ, आपकी कोई स्किल अच्छी हो तो वो अच्छी बात है। जैसे आपके ऐसा देखो, ये नहीं होगा कि आपका तीनों सब्जेक्ट में इक्वल मार्क आएंगे। आपका मैथ अच्छा है तो डेफिनेटली आपके मैथ में अच्छे मार्क आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन बाकी अगर आप तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करेंगे तो मैथ के ज्यादा मार्क और बाकी सबके भी एवरेज या अबव एवरेज मार्क, तो आपका स्कोर
काफी बूस्टअप करेगा, आपके स्कोर को काफी इंप्रूव करेगा। तो ये सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है। और ये मिस्टेक को हमें इंप्रूव करना है कि तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस ना करना एक गलती है। तीनों का इंपॉर्टेंस समझ के हमें तीनों पे इक्वली फोकस करना, ये हो गई पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक जो काफी स्टूडेंट करते हैं, मल्टीपल बुक या फिर सोर्स ऑफ लर्निंग। एक से ज्यादा बुक पढ़ना या फिर एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, एक से ज्यादा ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ना। स्कूल में पढ़ लिया, फिर शाम को कोचिंग जाना, शाम को कोचिंग से रात को यूट्यूब में लेक्चर देखना, ये देखना, फलाना ठिकना वगैरह वगैरह। तो ये भी एक गलती है। क्यों गलती है? सबसे पहली चीज समझ ले। एक चीज देखो, ये सबसे पहले यहां पर रीजन लिखा हुआ है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ो, उसमें से पढ़ो या कोई भी बुक देखो, मोर देन 90% कंटेंट इज ऑलवेज सेम। आप इंस्टीट्यूट चेंज करो, बुक चेंज करो, ऑथर चेंज करो, पब्लिशर चेंज करो, 90% कंटेंट या उससे ज्यादा कंटेंट आपको ऑलवेज इक्वल मिलेगा। जो फर्क होगा वो 10% का फर्क होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही चीज को 10 जगह पढ़ने से अच्छा है एक ही जगह से उस चीज को 10 बार पढ़ना। इस चीज में ध्यान रखना। ये दूसरी लाइन है, डू लिमिटेड इन डेप्थ। इसका मतलब क्या है? मानो का पर्टिकुलर टॉपिक है XYZ, उसको मैंने इस बुक से पढ़ा, फिर 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 इस बुक से पढ़ा। तो इतनी बार पढ़ने से अच्छा है उसी 2-3 बुक में से उसको 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, तब भी आपको ज्यादा नॉलेज गेन आप कर सकते हो। ये चीज पॉसिबल है। ऑल इंडिया रैंकर्स आप देखना, अपने घर में लाइब्रेरी लेके नहीं घूमते। उनके पास लिमिटेड बुक होती है, लिमिटेड सोर्स होता है, लेकिन जितना भी उनके पास होता है वो काफी अच्छे से किया हुआ होता है। उसकी हर एक चीज उनको अच्छे से पता होती है। जबकि ये गलती करने वाले बच्चों का क्या होता है? पहली बुक भी उनकी इनकम्प्लीट रहती है, दूसरी बुक भी इनकम्प्लीट रहती है, तीसरी भी इनकम्प्लीट रहती है। सारी बुक में से उनका 50-70% पोर्शन इनकम्प्लीट रहता है। ये थोड़ा देखा छोड़ दिया, ये थोड़ा देखा छोड़ दिया, ये थोड़ा देखा छोड़ दिया। तो ऐसे प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा बस 2 बुक करो, लेकिन दोनों बुक को कंप्लीट करो। उसके पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक आपको सारी चीजें पता हो, सारे डाउट्स उसके क्लियर हो, तो उसमें आपके अच्छे स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी है या उस अच्छे स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये चीज प्रैक्टिकली हमने देखी है। जो बच्चे अच्छे स्कोरर है, अच्छे रैंकर्स है, उनका ऑब्जर्वेशन करके हमें ये चीज पता चली है कि ज्यादा बुक करने का मतलब नहीं है। उससे अच्छा लिमिटेड सोर्स रखो, लेकिन उसको इन डेप्थ करो। अब लिमिटेड सोर्स में क्या रखना है, तो उसका आपको थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया गया है। मानो किसी एक कोचिंग का मटेरियल, कोई भी कोचिंग XYZ रख लो। जैसे आप हमारे अद्वैत में जुड़े हो तो अपना अद्वैत का कोचिंग का मटेरियल भी मोर देन इनफ रहता है। तो कोचिंग का मटेरियल प्लस कोई भी एक रेफरेंस, हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग के मटेरियल के अलावा एक रेफरेंस लो, ज्यादा रेफरेंस की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक। बस ये 3 सोर्सेस मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। इतना आप करो, लेकिन इसको अच्छे से करो, इसकी हर एक चीज आपकी क्लियर हो, तो आपके स्कोर बढ़ जाने के चांस है। जबकि ना कि 15-20 बुक इकट्ठी करके रखो, जो भी मार्केट में सब खरीद लो। हमें बुक स्टॉल खड़ी करनी नहीं है अपने घर पे। हमें स्टूडेंट की तरह तैयारी करनी है, ना कि बुक बेचने वाले सेलर की तरह। हाँ, अगर कोई फैकल्टी इतनी सारी बुक अपने पास रखता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से वो पढ़ के आपको पढ़ाएगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमें लिमिटेड अपना टारगेट रहना चाहिए। अच्छा स्कोर लाना है, अच्छा रैंक लाना है, तो उसके लिए ज्यादा बुक की जरूरत नहीं है। तो तीसरी जो गलती है प्रिपरेशन में, वो है NCERT को इग्नोर करना। तो सारे इंडिया के सारे टॉपर्स, स्पेशली नीट के और JEE मेन के, चिल्ला के हर साल हर बार कहते आ रहे कि NCERT करो, NCERT करो, NCERT करो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के दिमाग में या कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात कभी भी घुसती नहीं है कि हाँ NCERT करना है। उनके पास हर तरह के बहाने होंगे कि सर NCERT बोरिंग है, सर NCERT में सब ब्लू ब्लू दिखता है, सर NCERT के डायग्राम सही नहीं है, सर उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, NCERT में पता नहीं क्या लिखा होता है। हर दूसरे तीसरे तरीके बहाने होंगे, लेकिन फिर भी हमने निश्चय किया कि हम NCERT करने वाले नहीं है। मुझे लगता है शायद इसी वजह से IIT NIT वालों ने 75% का वेटेज रखा होगा कि भाई पढ़ो, NCERT पढ़ो, एटलीस्ट बोर्ड के लिए तो पढ़ो। तो मेरा मानना है, और रिसर्च के बाद और इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद और मेरे खुद के अच्छे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़े हैं, उनके रिव्यू लेने के बाद मेरा ये बिलीव है इसमें कि NCERT कंपलसरी है। आपको हो सकता है बोरिंग लगे, हो सकता है आपको पढ़ने में हेडेक हो, जो भी हो, A to Z आपके पास कोई भी रीजन हो, लेकिन फिर भी आपको NCERT करना है। लेकिन आपका काम मैं थोड़ा आसान बना देता हूं। NCERT के लिए मैंने आपको 2 पार्ट
मैं उसको डिवाइड करके दे रहा हूं। सबसे पहला पार्ट थियरी वाला पोर्शन, फिर उसके न्यूमेरिकल्स, उसके प्रॉब्लम वाला पोर्शन। थियरी वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे? थियरी वाले पोर्शन में हम उसको डे टू डे पढ़ेंगे। कैसे? जैसे मानो आज आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, मानो आज आपने फिजिक्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक, भाई मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल आज आपने पढ़ा है, तो लेक्चर में, कोचिंग में, स्कूल में वो अटेम्प्ट करने के बाद घर पे जाके तुरंत उस पर्टिकुलर टॉपिक के थियरी आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेनी है। जो भी कुछ आपको नया दिखे उसमें, कोई नई डेफिनेशन, कोई नया डेटा, साइंटिस्ट का नाम, कोई ईयर या कुछ भी नया जो क्लास में कवर नहीं किया गया, वो सारी चीजें आपको अपने नोट्स में नोट कर देनी है। पहली चीज ये। तो थियरी आप उसको पढ़ेंगे डे टू डे। क्वेश्चंस कब करेंगे? एग्जाम्पल के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो वो अगर आपको आसानी से और अच्छी तरीके से करने हैं तो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद अपने कोचिंग में, स्कूल में, वीडियो लेक्चर में, कहीं पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन, जब आप पूरा चैप्टर खत्म कर दो, तब चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक साथ कर जाओ, तो वो आपको काफी आसान लगेंगे और आपको काफी इफेक्टिव लगेंगे। जब आप क्वेश्चन को डे टू डे करोगे तब आपको शायद दिक्कत आ सकती है। रीजन, क्योंकि एनसीईआरटी में कई जगह पे ऐसे क्वेश्चन दिए गए जिसकी थियरी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो सारी थियरी आपको जेईई नीट में अच्छी जगह पे करवाई जाएंगी। अगर कोचिंग आपका अच्छा होगा, स्कूल अच्छी होगी, तो वो सारी थियरी आपको करवाई जाएंगी। तो एक बार आप अच्छे से थियरी सब पढ़ लो, फिर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो आप एनसीईआरटी को काफी इफेक्टिवली कर सकते हो। और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कंपलसरी है। एनसीईआरटी को आपको करना ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी कर दिया बस हाथ ऊपर कर दो सब हो गया। सारा पेपर एनसीईआरटी में से नहीं आने वाला, लेकिन कई सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन, कई सारे डेटा एनसीईआरटी में से आएंगे। तो एनसीईआरटी करना कंपलसरी है। ये काफी बड़ी गलती है एनसीईआरटी को इग्नोर करना, एनसीईआरटी को रिजेक्ट करना, आपको वो करना है। और उसके बाद जो लास्ट है, और ये बहुत बड़ी बीमारी है पूरे इंडिया के बच्चों में, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी ये सोचना शुरू कर देंगे 2-3-4 महीने के बाद प्रिपरेशन में, टू डिसाइड दिस विल नॉट कम इन एग्जाम। और ये बाय योरसेल्फ, वो खुद से डिसाइड करेंगे, अरे यार क्वेश्चन तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ी आएगा, इसका सॉल्यूशन तो देखो 2 बार इंटीग्रेट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आएगा। अरे क्वेश्चन इतना लंबा है कि पूरा जन्म जन्म निकल जाए, 10 साल की उम्र भी कम पड़े, 10 साल लगाओ तब भी अब हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसे सारे हम बहाने करते हैं क्वेश्चन को लेके। और बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कई सारे टीचर्स भी इसमें आपका साथ देते हैं कि यार ये छोड़ दो, ऐसा नहीं आने वाला, अरे ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा, सिर्फ मेरी नोट्स में से पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, या इतना कर लो इतना ही आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बुरी और बहुत गंदी सोच है। पहली चीज कि किसने आपको एनटीए का हेड बनाया, पहले ये चीज सोचो। क्या आप एनटीए के हेड हो? क्या पेपर आप डिजाइन करने वाले हो? नहीं। तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि ये चीज आने वाली है, ये चीज नहीं आने वाली? दूसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन में लगने वाले रूल या फॉर्मूला आपके सिलेबस के हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपके सिलेबस का ही हुआ। मानो क्वेश्चन भले कितना लंबा क्वेश्चन हो, कितना भी आपको वियर्ड दिखे, कितना भी आपको अजीब लगे, लेकिन अगर उसमें एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लग रहा है, मतलब वो क्वेश्चन आपके सिलेबस का हुआ, बात खत्म हो गई। तो ऐसी सोच, ऐसा हमें बायस्ड माइंड नहीं करना कि हाँ ये चीज आएगी, ये चीज नहीं आने वाली। ये बहुत गंदी सोच है, बहुत बुरी सोच है, और इसकी वजह से आप कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको सच में कुछ ऐसा कुछ होगा जिससे आप कुछ नया सीखोगे, जिससे आपका नजरिया बदलेगा उस क्वेश्चन को देखने का, उस नियम को सीखने का। लेकिन वो इस सोच की वजह से आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, तो यहां पे लॉस आपका है। तो हमें यह चीज माइंड में रखनी है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन और टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन कितना भी दिखने में बुरा लगे, कितना भी दिखने में सुंदर लगे, कितना भी लंबा हो छोटा हो, इसका सॉल्यूशन कितना भी लंबा हो छोटा हो, डजंट मैटर। हर एक क्वेश्चन की अपनी कहानी है, हर एक क्वेश्चन की अपनी हिस्ट्री है, हर एक क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस है। तो उस चीज को हमें समझना है, और इसमें से जो भी हम कुछ नया सीख रहे हैं उस चीज को हमें अपने दिमाग में, अपने दिल में उतारना है, क्योंकि वही चीज, वही एटीट्यूड आपका सक्सेस की ओर ले जाएगा। ये एकदम गंदा एटीट्यूड है कि ये नहीं आने वाला। पर्सनली मैं तो इसके एकदम खिलाफ हूं, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना हमें कि ये चीज आएगी नहीं आएगी। हमें सब करना है, हमसे हो सके उतना हमें करना है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हम चीजों से भाग रहे कि ना ये करो इतना मत करो, हमसे जो हो सके वो करो, जो ना हो सके वो मत करो। ऐसा नहीं है। जो आपसे नहीं हो रहा उसके लिए हमें ट्राई करना है, उसके लिए हमें अटेम्प्ट देने हैं, मेहनत करनी है।
तब जाके हम कुछ नया सीखेंगे, और जो कुछ नया सीखेंगे वही चीज एग्जाम में काम आ सकती है। और पिछले कई सालों का एडवांस का, मेन का, नीट का जो पेपर का एनालिसिस करो तो हर साल दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बाउंसर लगे, जो ऐसा लगे हम पढ़ के कि यार ये क्या पूछा गया है, सिलेबस का है कि नहीं है, हमें ऐसा डाउट होगा। लेकिन ऐसा 2-3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, और 2-3 क्वेश्चन मतलब जो उसके मार्क होंगे 10, 12, 15 मार्क, उससे आपका ऑल इंडिया में रैंक हजारों की तादाद में ऊपर या नीचे हो सकता है। स्पेशली टॉपर्स बच्चों के लिए 2-3 क्वेश्चन यानी 10-12 मार्क बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और दूसरी चीज, ऐसे ही क्वेश्चन करने से आप टॉपर बनोगे। जो क्वेश्चन नॉर्मल है, सिंपल है, वो तो सब कर लेंगे। जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जिसको सब कहते हैं यार ये तो सिलेबस में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने में सक्षम है, वही बच्चे टॉपर्स बनेंगे, वही बच्चे अपना रैंक ऊपर लाएंगे। क्योंकि यही चीज है जो ज्यादातर इंडिया छोड़ने वाला है, वही चीज तो आपको करना है। बाकी सिंपल क्वेश्चन तो ज्यादातर हर बच्चे करते हैं। तो इस चीज में ध्यान रखेंगे कि ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी सोच हमें नीचे ले जाती है, और जो सोच हमें नीचे ले जाए, जो सोच हमें सक्सेस ना दिलाए, वो सारी सोच गंदी सोच है। तो आज के सेशन में हमने 4 गलतियां आपके लिए बोली है, तो चारों गलतियों पे ध्यान रखेंगे हम, और ये डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। बस इसको ऐसा कोई कोटेशन नहीं है कि हाँ ये चीजें, ऐसा नहीं है। जहां जहां भी आप प्रैक्टिस करोगे, जहां जहां भी आप पढ़ाई करोगे खुद से सेल्फ स्टडी, तो वहां देखना है कि हम इनमें से कौन सी गलती करते हैं। जैसे सबसे पहली गलती है सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंस, तो हमें तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, एनसीईआरटी को भी हमें करना है। तो ये जो सारी गलती हमने बात की है उस पर अच्छे से ध्यान रखेंगे, डे टू डे में प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप देखो आपकी प्रिपरेशन में कैसा बूस्टअप आता है। और भी बहुत सारी गलतियां हैं, वो हम उसके पार्ट 2 में देखेंगे और उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें भी देखेंगे कहां कहां पे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो होप के सेशन काफी आपके लिए मजेदार रहा होगा, अच्छा रहा होगा, और आपको ऐसी गलतियां दिखी होगी जिसको आप अभी तक इग्नोर करते आ रहे थे, या फिर आपको पता थी लेकिन फिर भी आप उससे दूर भागते रहे थे। लेकिन हमें उस चीज का सामना करना है, उससे दूर रहना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पार्ट 2 में दूसरी और गलतियों पे ध्यान देंगे। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने अपने परिवार सबका ख्याल रखे। अंत में कहेंगे विद्यार्थी देवो भव।